साहित्य निधि में सुनिए बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार बिमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी विगत वसंत। ऑफिस से निकलकर शशिकांत ने सोचा चलो मुक्ति मिली। इतने दिनों बाद उसे मुक्ति मिली है। ऑफिस का बड़ा गेट उसी तरह मुंह बाए खड़ा था। उसी जगह दूसरे सभी लोगों की भांति शशिकांत ने अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया। यौवन, स्वास्थ्य, सुख, स्वाच्छंद्य, सभी कुछ। और आज से उसे मुक्ति मिल गई है। शशिकांत ने मुक्ति का एक निश्वास निस्सारित किया। मोड़ के पास आकर शशिकांत ने पीछे मुड़कर अपने ऑफिस की ओर आखिरी बार दृष्टिपात किया। लाल रंग की बिल्डिंग, उसी लाल बिल्डिंग के कमरे कमरे में काले काले आदमी दिन भर न जाने कैसी खटनी करते हैं। उसी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हुए कितने ही लोगों को पागल होते देखा है शशिकांत ने। सचमुच के पागल। किसी ने कभी फाइल पर चिड़िया का चित्र अंकित कर दिया, ऐसी भी घटना घटी है। लेकिन शशिकांत पूरे 42 वर्षों से एक ही तरह लगातार काम करता आया है। कभी कोई भूल नहीं हुई, कभी कोई दाग नहीं लगा। ऑफिस के लोग कहते, बड़े बाबू आदमी नहीं मशीन है, मशीन। मोड़ के पास वाली पान की दुकान के पास आकर खड़े होते ही पान वाले ने नित्य के नियम के अनुसार पान के 2 बीड़े आगे बढ़ा दिए। उसने थोड़ा सा चूना दिया और तंबाकू पी। 42 वर्षों से यही चलता आ रहा है, भूल होने का सवाल ही नहीं उठता। शशिकांत ने पूछा, मेरा क्या हिसाब है? हिसाब चुकती कर देने के लिए पान वाले को कोई हड़बड़ी नहीं। 42 वर्षों से वो बड़े बाबू को पान खिलाता आ रहा है, सुबह भी और शाम को भी। हिसाब कभी बकाया पड़ा रहता तो कभी चुका भी दिया जाता। पान वाले ने कहा, रहने भी दीजिए बड़े बाबू, किसी समय फुर्सत से हिसाब देख कर रखूँगा। नहीं, हिसाब बाकी नहीं रहेगा, शशिकांत ने प्रतिवाद किया। ज़रूरत भी क्या है? जीवन में उसने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, कर्ज लेने की उसकी आदत ही नहीं। कर्ज लेने में उसे बड़ा डर लगता। ऑफिस से मिले वेतन से उसने अपना खर्च चलाया है, अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं। मौका आने पर उसने कर्ज दिया ज़रूर है, परंतु कभी किसी से कर्ज लिया नहीं। अपने मनी बैग से 11 आने निकाल कर शशिकांत ने पान वाले का हिसाब चुकती किया और चैन की सांस ली। यहाँ से भी ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी। शाम हो रही थी। ऑफिस के सभी लोग 5 बजते ही चले गए। सबों के साथ विदाई लेने में तथा कुछ एक आवश्यक कार्य निपटाने में ही शशिकांत को देर हो गई। सो इससे देर क्या कहा जाए। रात में वो घर पर सिर्फ सोने के लिए ही तो मानो आया करता था। रात के 8 बजे हैं, 9 बजे हैं और 10 भी। काम में मशगूल होकर कितनी बार शशिकांत घड़ी देखना भी भूल जाया करता। तब ऑफिस का दरबान आकर उसे सचेत करता। शशिकांत की नज़र घड़ी के ऊपर पड़ती और वो जान पाता कि रात के 10 बज चुके हैं। छोड़ो भी, चलो, इतने दिनों बाद मुक्ति मिली है। चलते चलते शशिकांत को एहसास हुआ मानो फुटपाथ के पत्थर तक भी उसके जाने पहचाने हैं। रास्ते के किस मोड़ पर कौन सा पत्थर टूटा हुआ है, कितने वर्षों से टूटा हुआ है, ये भी शशिकांत जानता है। ये दुकानें उस समय यहाँ नहीं थीं। यहाँ थी झोपड़पट्टी, उसके पास ही पड़ती ज़मीन थी। गर्मी के दिनों में शशिकांत वहीं उस पत्थर के ऊपर बैठकर विश्राम किया करता। और एक दिन की बात उसे याद है। बारिश के दिन थे। 3 दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। धोती संभालते संभालते ऑफिस आना होता और ऑफिस आते कुर्ता सुखाना पड़ता और घर लौटते वक्त फिर कुर्ता भीग जाता। उसी भीगे कुर्ते में साहब के पास फाइल लेकर जाने में शशिकांत को बहुत शर्म आती, किंतु उसके कारण ऑफिस का काम तो बंद नहीं रह सकता। ऑफिस आने के रास्ते में पानी जमा हो गया था। जब शशिकांत दफ्तर में पहुंचा तब तक 11 बज चुके थे और उसी बीच साहब उसे बुलाने के लिए 5 बार चपरासी को भेज चुके थे। साहब का क्या है, वे तो गाड़ी में आते हैं। आखिरकार जो होना था वही हुआ। ऑफिस में कम लोग आए थे। छुट्टी के बाद जिसे जब मौका मिला तभी वो चला गया। शशिकांत अपने काम में डूबा हुआ था। जब उसने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो पता चला कि सभी लोग जा चुके थे। फाइलें भी खूब जमा हो गई थीं। उसने सोचा कि बारिश के कुछ कम होते ही वो चला जाएगा, किंतु रात के 9 बजे ऐसी बारिश हुई जैसी बारिश कलकत्ता महानगरी में पिछले 20 वर्षों में नहीं हुई थी। उसके बाद दरबान की रोटी खाकर सारी रात वहीं बिताना शशिकांत को अभी भी याद है। आधी रात को उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई धम धम करता चहलकदमी कर रहा है। फाइलें और फाइलें, फाइलों का पर्वत। उस रात किसी अदृश्य
अशरीरी पदक्षेप से आक्रांत शशिकांत रात भर आतंक के कारण अर्धमूर्छित सा पड़ा रहा। उस रात की बात उस दरबान को छोड़ और कोई नहीं जानता। शशिकांत ने काम का ऐसा नशा कहाँ पाया था कौन जाने, लेकिन तरक्की हुई सिर्फ बड़े बाबू के पद तक। काम ही किया है शशिकांत ने, काम का आदमी वो कभी भी नहीं बन पाया। 7 दिनों पहले शशिकांत का फेयरवेल हो चुका है। एक छोटी मोटी सी सभा, 2-4 लोगों का भाषण और फूलों की माला। उसके बाद साहब का प्रसन्नतापूर्वक हाथ मिलाना। साहब ने कहा, तुम्हारे शेष जीवन में सुख शांति हो, यही कामना करता हूँ। इतने दिनों तक तुमने जिस तरह काम किया है, अन्य किरानियों के लिए तुम्हारा चरित्र एक उदाहरण बनकर रहेगा। शशि, मैंने सुना है कि तुम अभी अविवाहित हो। रेल कंपनी तुम्हें कृतज्ञतापूर्वक याद करेगी। उस कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कंपनी की तरफ से तुम्हें एक फ्री कार्ड पास दिया जाता है, तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक के लिए। शशिकांत का शरीर सिर से पैर तक दर्द से टनटन कर उठा। बिल्कुल हठात ही उसने अपने आप को बहुत ही दुर्बल पाया, बहुत ही असहाय। शशिकांत ने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई। ये दुकानें और ये ट्राम बस के रास्ते, इन्हें पार कर और भी दूर तक मानो असीम शून्यता व्याप गई। उसका कोई भी सहारा नहीं, कोई भी संबल नहीं। किस तरह उसके दिन कटेंगे? उसे उपनगरीय इलाके के उस छोटे से मकान की याद आई। उस छोटे से मकान में मान लें कि आज की रात कट भी गई, या फिर 2 महीने कट गए या 2 साल, लेकिन उसके बाद सुबह जब लोग बाग घर से ऑफिस की तरह भागेंगे, तब शशिकांत कमरे के भीतर बैठकर किसके सहारे समय बिताएगा? इतने दिनों तक समर्पित भाव से जिसकी सेवा करता आया है, उसी ने आज उसे रद्द कर दिया। शशिकांत ने सोचा, वो रद्द करना नहीं है तो और क्या है? अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के लिए आज वो अनावश्यक है। शशिकांत खुद अपने आप को बड़ा बेवकूफ़ समझने लगा। सारा जीवन देकर उसने कंपनी की सिर्फ सेवा ही की है, कोई प्रतिदान भी नहीं चाहा। जो प्रतिदान मिला भी वो बड़ा मामूली है, किंतु फिर भी उसने पल भर के लिए भी विश्राम नहीं किया। कंपनी के एक पैसे के नुकसान को भी उसने अपना निज का नुकसान समझा। वो जैसे एक नशा था। नशे नशे में ही दिन बीत गए और आज उसे मुक्ति मिल गई। शशिकांत ने सोचा, क्या ऐसी ही मुक्ति की उसने कामना की थी? बड़े हॉल के बीच उसकी कुर्सी उसी जगह पड़ी है, कल भी वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन कल से उस कुर्सी पर बैठेंगे भूपति बाबू। भूपति बाबू भले आदमी हैं। आज उन्होंने कहा था, बड़े बाबू, आप आज के दिन कोई भी काम नहीं कीजिए, कम से कम एक दिन के लिए थोड़ा सा आराम कीजिए। भूपति बाबू सचमुच बढ़िया आदमी हैं। उस बार शशिकांत के बीमार होने पर उन्होंने खुद कविराज के पास से दवा लाकर उसे खिलाई थी। किसी दिन भी शशिकांत को सेवा, स्नेह और प्रेम की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सेवा, स्नेह और प्रेम उसे मिला भी नहीं। उतना समय, उतना अवकाश शशिकांत के पास था ही नहीं। कंपनी ने शशिकांत के पास से अपना पावना सूद और मूल सहित वसूल कर लिया है। कब एक दिन अपने रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर शशिकांत घर से भाग गया था, ये बात आज और याद नहीं। उसके बाद नागपुर, रायपुर, बिलासपुर और चक्रधरपुर आदि जगहों में काम करने के बाद आखिरकार वो कलकत्ता चला आया। हेड ऑफिस में उसने घर की उपेक्षा की थी, सो घर संसार बांधना फिर हुआ ही नहीं। कंपनी ने जब उसे विदाई का अभिनंदन दिया, तभी शशिकांत ने सोचा, अरे बहुत देर हो गई। इसीलिए शशिकांत को उस छोटे से घर की बात याद आते ही परिवार की कमी बहुत ज़्यादा खलने लगी। आते वक्त शशिकांत चपरासी के हाथ में 1 रुपया रखाया था। चपरासी बहुत ही खुश हुआ। शायद थोड़ा दुखी होना स्वाभाविक ही है। वो शशिकांत के लिए नियम पूर्वक मद्रासी टिफ़िन रूम से चाय ला देता। शशिकांत को कुछ कहना ही नहीं होता। 42 साल इसी तरह बीत गए। घोर नियमबद्धता में बंधा था शशिकांत का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदक्षेप में शशिकांत एक एक कदम आगे बढ़ता आया है। 42 वर्षों से आगे बढ़ता आया है, सिर्फ शेष हो जाने के लिए ही। रात में कितनी ही बार बिछौने पर अकेला सोया हुआ शशिकांत चिल्ला उठा है, द्विजपद, ओ द्विजपद। द्विजपद उसके चपरासी का नाम था। द्विजपद के बिना साहब को फाइल देकर कौन आएगा? सपने में भी शशिकांत साहब के पास फाइलें भेजा करता। शशिकांत ने महसूस किया, अपनी संतान की बात भी कोई इस तरह नहीं सोचता। संतान की बातों पर भी कोई इतना उद्विग्न नहीं होता। सचमुच उसके लिए ऑफिस की फाइलें संतान से भी बढ़कर थीं।
उस समय वो मात्र 17 साल का लड़का था। उसी उम्र में घर से भागकर वो सुदूर नागपुर चला गया अपने चाचा से झगड़कर। और एक सुकोमल चेहरे की याद उसे आई। न जाने क्यों ट्राम बस के कोलाहल से मुखरित उस नगरी के जनारण्य में शाम के धुंधलके में दूर, बहुत दूर से एक विस्मत प्राय मुखड़ा, स्निग्ध और सुकुमार, आंसुओं से भरा हुआ मुखड़ा शशिकांत की आंखों के सामने तैर गया। शशिकांत हठात मानो कहीं खो गया। चाचा जी ने कहा था, शादी करोगे? शादी करोगे तो खिलाओगे क्या, ढीठ कहीं के। इसी उम्र में जहन्नुम में गए हो, चलो निकल जाओ घर से, आवारा कहीं के। शशिकांत जहन्नुम में गया है? सचमुच वो जहन्नुम में गया है। सिर्फ एक सहारा था, वो भी छूट गया। शशिकांत को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो रास्ता कभी खत्म होगा ही नहीं, मानो वो घर की राह पर न चलकर एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो और अब उसके पास कोई काम नहीं है और सभी लोगों के पास काम है, उनकी ज़रूरत भी है, सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं किसी को भी। नहीं, वो कल ही चला जाएगा, फ्री पास तो है ही, ट्रेन में जा बैठेगा, जितनी दूर तक वो चला जाएगा चलता रहेगा। कंपनी ने उसके ऊपर बहुत मेहरबानी की है, वो उस कृपा की मर्यादा की रक्षा करेगा। ट्रेन की वो यात्रा, रात दिन की यात्रा, बिना किसी रुकावट के अविराम यात्रा। कितने ही दिनों तक वो ट्रेन में बैठा नहीं था। रेलवे की नौकरी थी उसकी और ताज्जुब की बात है कि खुद वही रेल में नहीं बैठा। हठात शशिकांत को याद आया, अरे अपने दराज की चाबी तो भूल से अपने साथ ही लेता आया है। कल से तो ये चाबी भूपति बाबू के पास रहेगी। कल इस चाबी के बिना भूपति बाबू का काम अटका जो रहेगा। शशिकांत लौट पड़ा। फिर वही रास्ता, 42 वर्षों का परिचित रास्ता। कल से ऑफिस के साथ के उसके सारे संबंध शेष हो जाएंगे। चाबी आज ही लौटा देनी होगी। दरबान के हाथ में चाबी दे आएगा ताकि अगले दिन चाबी भूपति बाबू तक पहुंच जाए। 42 वर्षों तक काम करने के बाद ही कैसी भूल। पूरे ऑफिस में अंधेरा था, किसी कोने में इक्का दुक्का बल्ब जल भी रहा था। शशिकांत ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया। पता नहीं दरबान कहाँ पर था, शायद पास ही कहीं रहा हो। शशिकांत ने अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल लैंप जला दी। उसके बाद उसने चाबी से अलमारी का दराज खोला। कल से उसे ये सब छोड़कर चला जाना होगा। कल से ये अलमारी खोलेगा कोई दूसरा आदमी ही। शशिकांत को महसूस हुआ मानो ये अन्याय है, ये अनाधिकार प्रवेश है। चारों तरफ फाइलों का स्तूप, देखने में बड़ा ही आनंददायक। इतना आनंद शशिकांत और कहीं भी हासिल नहीं कर पाता। वहीं बैठकर शशिकांत एक एक दराज खोलकर सारे कागज पत्तर बाहर निकाल कर रखने लगा। कितने दिनों की कितनी ही स्मृतियों से जुड़े हुए एवं कितनी ही स्मृतियों के वाहन थे वे। शशिकांत के मन में हठात फिर से जीने की लालसा पनपने लगी। वो सोचने लगा, भारी गलती हो गई है, काश वो फिर से एक नए सिरे से जीवन आरंभ कर पाता। एक टूटा कटोरदान, एक टिंचर आयोडीन की शीशी, थोड़ा सा फटा चिथड़ा, कितनी चीज़ें दिन ब दिन इकट्ठी हो गई थीं। रात के भी कितने बजे हैं? इतने समय तक तो और दिनों शशिकांत स्वेच्छा से काम करता रहा है। दराज के नीचे एक कोने में एक चिट्ठी थी, शशिकांत के नाम लिखी गई चिट्ठी। शशिकांत ने लिफाफे को रोशनी में देखा। हाँ, उसी की तो चिट्ठी थी, कोई संदेह की बात नहीं। 35 साल पहले वो चिट्ठी उसके पास आई थी। इतने दिनों तक चिट्ठी खोली ही नहीं गई। कैसे ताज्जुब की बात है। शायद वो ऑफिस के काम में व्यस्त रहा होगा और बाद में पढ़ने के इरादे से उसने चिट्ठी दराज के भीतर ही रख दी होगी। उसके बाद वो चिट्ठी दराज में ही पड़ी रही 35 वर्षों तक। कैसे ताज्जुब की बात है। शशिकांत ने आनन फानन लिफाफे को फाड़ कर चिट्ठी बाहर निकाली। चिट्ठी कई जगहों से घूमकर आखिरकार उसके हाथ में पहुंची थी। बहुतेरे डाकघरों की मोहर लगी थी उस लिफाफे पर। चिट्ठी के पन्ने पर नज़र डालते ही शशिकांत को मानो काठ मार गया। ऐसा लगने लगा मानो उसकी स्पंदनहीन देह मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। चिट्ठी लिखी थी तिलोत्तमा के पिताजी ने। शशिकांत ने एक ही सांस में वो चिट्ठी पढ़ डाली। बेटे शशिकांत, पिछली मकर संक्रांति के दिन तुम्हारे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया। अब तुम्हारे और तिलोत्तमा के विवाह में कोई आपत्ति नहीं उठेगी। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी ही होगी। तुम फौरन छुट्टी लेकर चले आओ। इस महीने में ही जिस तरह विवाह संपन्न हो जाए वही व्यवस्था कर रहा हूँ। इति। शशिकांत ने चिट्ठी की तारीख देखी। पूरे 35 साल पहले की चिट्ठी थी। शशिकांत उसी कुर्सी पर बैठा बैठा एक टक चिट्ठी को देखने लगा।
हठात उसकी इच्छा हुई कि वो चीख पड़े, मानो वो पागल हो जाएगा। वो प्रवंचित किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, सबों ने मानो उसके साथ षड्यंत्र किया है। पृथ्वी के और 5 आदमियों को जो सुख नसीब हुआ है उससे भी वो वंचित रहा है। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। 42 वर्षों से षड्यंत्र चलता आ रहा था, आज मानो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। आज, जबकि उसका कोई भी सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई स्नेह नीड़ नहीं, और नहीं है कोई आदमी जिसके साथ शिकवा शिकायत किया जा सके। उसके बाद ऑफिस के उस निर्जन कमरे में अनंत सागर की लहरें आ आकर टकराने लगीं। दूर दूर तक गिद्धों के उड़ने से आकाश काला हो गया और अचानक बंदरगाह से गूंजती हुई जहाज की सीटी की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। स्वप्न लोक के आंगन में खड़े खड़े मानो कोई उसे हाथों से इशारा करके बुलाने लगा। शशिकांत सोचने लगा, लुट गया, सभी कुछ लुट गया। ये जिंदगी ऐसी तो नहीं थी। ये कैसी अनास्वादित और अकल्पित परिधि है। पृथ्वी की क्षितिज रेखा के परे न जाने किसने कोई जादुई चिराग जला दिया था, जिसमें ना तो प्रकाश था और ना ही उत्ताप। अगर कुछ था तो मात्र धूमायित कलंक। गगन और पवन सभी मानो कलंकित हो गए हैं। और उसी क्षण रात्रि के हृदय को झकझोरती हुई एक अजीब सी आवाज़ उठी। वो क्षीण सी आवाज़ क्रमशः भयंकर होती गई। उसके बाद उसी आवाज़ की गूंज अनुगूंज में असंख्य तरंगें उत्पन्न हो गईं, मृत्यु और जीवन की तरंगें, आशा और हताशा की तरंगें, एवं मिलन और बिछोह की तरंगें। उन तरंगों के आघात प्रत्याघात से जीवन और मृत्यु सभी निश्चिह्न हो गए और शशिकांत का हृदय कह उठा, लुट गया, सभी कुछ लुट गया। दूसरे दिन सबसे पहले झाड़ूदार की नज़र पड़ी, जबकि वो झाड़ू देने आया था। उसके बाद एक एक कर सभी आए, सारे किरानी, भूपति बाबू, द्विजपद, सभी। शशिकांत की उपस्थिति से मानो सबों की बोलती बंद हो गई। सबों ने देखा शशिकांत अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। टेबल के ऊपर फाइलों का स्तूप बना हुआ था और शशिकांत निरुद्वेग और एकाग्रचित्त होकर काम करता जा रहा था। उस निष्पन्द मूर्ति की ओर देखकर सहसा कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। सबों ने सोचा कि शशिकांत आज अपने आपे में नहीं है, जरूर ही वो पागल हो गया है। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी विगत बसंत।